हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। मैं फिर से आपके लिए आर्ट की थ्योरी लेके आ गई हूँ। इसके पहले मैंने आपको मुग़ल शैली पढ़ाई थी। मुग़ल शैली में मैंने सारे पार्ट आपको पढ़ा दिए थे और मैं एमसीक्यूज़ भी लाई थी मुग़ल शैली के कुछ। तो आपने, मुझे उम्मीद है, वो सब देख लिया होगा। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आर्ट की बहुत सारी थ्योरी लाने वाली हूँ। और आज मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो थ्योरी है, एनसीईआरटी बेस्ड में थ्योरी जो सीरीज़ है, मतलब वो पूरी करूँगी पहले, उसके बाद मैं उसके आगे करूँगी, मतलब एनसीईआरटी से ही बेस में करूँगी। और आज जो है मैं प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का 11th क्लास का है, वो आप देख सकते हैं एनवीएस केवीएस या किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का जो होता है 11th-12th का एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो उसी से आता है। तो 11th-12th के बच्चे भी इससे देख सकते हैं जो आर्ट जिन्होंने लिया हो। और ऐसे भी हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, हमारा बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बुक में जो दिए गए हैं टॉपिक वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। ठीक है, तो मैं ब्रश ले लेती हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, तो ये देखिए, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है पूरा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है कि इसमें थ्योरी ही टाइप में होती है एनसीईआरटी में, क्योंकि बेस आपकी क्लियर करना होता है। इसी से आप एमसीक्यूज़ भी, अगर बेस क्लियर होगा आपका तो आप अच्छे से समझ पाएंगे वो टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। मैं वो और भी जो मेन पॉइंट्स भी है वो सब भी बीच बीच में लाती रहूँगी, मगर ये भी मैं ईवी क्लासेस ला रही हूँ ताकि आप कहाँ से आया है हमारी जो कला है वो सब भी जान पाएँ, और एनसीईआरटी बेस्ड भी आप 11th-12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। मतलब ऐसी, मतलब कोई पुस्तक भी नहीं मतलब उपलब्ध होती है, और ना कोई लिखित दस्तावेज, मतलब लिखित रूप में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, तो उसे प्राक इतिहास यानी प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। ठीक है, और पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज था, ना ही कोई भाषा। यानी इससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में ना ही कोई कागज था और ना ही कोई भाषा थी उस समय, या लिखित शब्द भी नहीं थे। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, वह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। मतलब जो विद्वान थे, ठीक है, जो विद्वान थे उन्होंने वो स्थान खोजे जहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य वो रहा करते थे। ऐसे स्थानों की खुदाई की गई। ऐसे स्थानों की खुदाई से पुराने औजारों, तो खुदाई जो की गई तो उससे क्या मिला? पुराने औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, आवास स्थानों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। मतलब सबूत मिले। क्या मिला? तो खुदाई करने से क्या क्या मिले? पुराने औजार मिले, बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, आवास स्थानों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। ठीक है, इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों की तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर, ठीक है, मतलब जो मिला उसमें से एक साथ जोड़कर, ठीक है, एक साथ जोड़कर, कहाँ गया? हाँ, जब तक विद्वान ने उस स्थानों को खोजा शुरू किया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, और फिर खुदाई की गई, ये सब उसे प्राप्त किया गया। उसके बाद इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियाँ जो उनके प्राप्त हुई, तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियाँ, मतलब उस समय जो मनुष्यों ने गुफाओं की दीवारों पर आकृतियाँ खींची थी उसको भी जोड़कर, और जो जब खुदाई की गई वो जो सामान मिला उससे आधार पर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार कर लिया कि उसमें क्या क्या होता था, वैसा विवरण तैयार किया। ठीक है, अच्छा खासा विवरण तैयार कर लिया उन्होंने, इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था। उससे उन्होंने वो जाना कि उस समय क्या होता था, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे, और उससे उन्होंने ये जाना कि किस तरह
तरह रहते थे, क्योंकि जब दीवार पे उन्होंने बनाया होगा तो आकृतियाँ उसमें भी बताया हो किस तरह से रहते थे, या फिर खुदाई में जो सामान मिला उससे उन्होंने विद्वानों ने ये पता लगाया। और जब मनुष्यों को की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी थी तो वे अपने विचारों तथा मनोभाव को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे थे। ठीक है, यानी जब उनको जो डेली लाइफ में जो हमें ज़रूरत होती है, जो खाना होता, पानी, कपड़ा, ये सब मिलने लगी थी, तब ये अपने जो विचार है उसे भी अभिव्यक्त करने लगे थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर, मतलब कैसे अभिव्यक्त करते थे, वो जो गुफाएं थी उसकी दीवारों का आधार बनाकर उस पर चित्र बनाते, चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, चित्र बनाते थे और रेखा चित्र बनाते थे, और उनके माध्यम से अपने आप को, यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करते थे। ठीक है, और जो उनके मन में भाव या विचार आते थे उसी पे दीवारों पर बनाकर अभिव्यक्त करते थे, गुफाओं की दीवारों पर। ठीक, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनवाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। ठीक है, जैसे डायरी लिखते हैं तो उससे याद रहे कि हमने क्या क्या किया, इसलिए भी हो सकता है कि लिखे हो, या फिर उन्हें रंगीन बनाना हो, तो ये सब सोचा गया कि ये सब करिए। देखिए, देख सकते हैं बगल में इस तरह के जो रेखा चित्र थे ये सब मिले थे उस समय, ये देखिए। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ जो थी, और ये देखिए एक नोट पॉइंट है कि मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग या पैलोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। तो ठीक है, तो जब मानव जो विकास कर रहा था उसके दौरान जो प्रागैतिहासिक काल था उसको पैलोलिथिक एज या पुरापाषाण काल कहा जाता है, या पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई थी, और जो प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ थी, पुरानी चित्रकारियाँ अनेक भागों में दुनिया के पाई गई थी। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पुराना पाषाण युग यानी लोअर पैलोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, ये नहीं जानते कला कोई वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृत्ति हो गई थी। ठीक है, दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारों उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार करते थे। ठीक है, मतलब जो दीवारों पर जो शिकार करते थे वो लोग, तो उसका चित्र बनाते थे। ठीक है, जिन पशुओं का तो वो मिली हैं, और वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे, मतलब मनुष्यों को चित्र करते, और जो गतिविधियां जो करते थे उनको दृश्य चित्रित करते थे। वृत्त, वर्ग, आयत, ऐसी अनेक ज्यामितीय आकृति, किस तरह के आकार यूज करते थे? ज्यामितीय आकृतियों को यूज करते थे। कैसा? वृत्त, वर्ग, आयत, और प्रतीक भी बनाते थे, और प्रतीक का भी इस्तेमाल करते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पाषाण काल यानी उत्तर पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलोलिथिक टाइम के हैं। ठीक है, यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में, ठीक है, कब हुई सर्वप्रथम खोज? तो 1867 से 68 में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइन ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। किसने की थी? कार्लाइन ने की थी। पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइन ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी अल्तामीरा की खोज से पहले की थी। और काकबर्न, एंडरसन, मिश्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान कहाँ मिले शैल चित्रों के अवशेष? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिलते हैं। अल्मोड़ा बारेछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुड़ियार में पाए गए शैल शयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। ठीक है, लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। ठीक है, लखुड़ियार क्या है? 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितिक आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इसमें मनुष्यों
को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। तो मनुष्य को कैसे दिखाया गया? छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। पशु चित्रों में एक लंबे थुथल वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया। तो उसमें क्या दिखाया गया है? मानव जो आकृतियां हैं उनको हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं, मतलब जो पहले से वो ड्राइंग बनाते थे उस पर फिर से दोबारा बनाते थे। और वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए। सबसे पहले किस रंग का इस्तेमाल किया गया? तो काले रंग का इस्तेमाल किया। फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र, मतलब पहले काला फिर लाल फिर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। और ये देखिए, ये इसमें जो ये पहला है, ये हाथ में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग हैं, जो बताया ना, ये देखिए ऐसा बना है। ये लखुड़ियार उत्तराखंड में मिला है। और ये लहरदार लकीरें हैं, ये लखुड़ियार उत्तराखंड में ये मिली। तो इस तरह के देखिए चित्र मिलते थे। ठीक है, और क्या था? कश्मीर से भी ऐसे 2 शिल्पापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात कुपगुल्लू, पिकलिहान और टेकलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांभर, चिकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम बनाए गए हैं, मतलब वनस्पतियाँ बहुत कम बनाई गई हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाए हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से मिले। तो कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी हुई हैं और ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलाधारों और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त है। वहाँ के प्राकृतिक शैलाशय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली और गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते हैं। इनसे सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद हैं, जिसमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। तो ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये गुफा द्वार है भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका का ये गुफा का द्वार है। ठीक है, तो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। तो इसके आगे हम भीमबेटका और इसके आगे और जो टॉपिक है उत्तर पूरा पाषाण युग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप जो मैंने पढ़ाया है उसे आप पढ़िए। बाकी इसके आगे का ही लंबा हो जाएगा क्योंकि वीडियो, इसलिए मैं इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का आपको पहले तो भीमबेटका के बारे में बताऊंगी और फिर मैं उत्तर पाषाण काल जो है वो आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, ये देखिए यहाँ तक पढ़ाया है। फिर मैंने आपको मुझे भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बताना है। उसके बाद हम उत्तर पूरा पाषाण युग या अपर पैलेयोलिथिक पीरियड कहते हैं वो पढ़ना है। फिर हमें मध्य पाषाण युग पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ना है हमें। उसके बाद शिकार ये जो कुछ पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाऊंगी मैं, जो प्रागैतिहासिक में मिले हैं हमें। ठीक है, हाँ बस उसके बाद एक मैप, मतलब बस यही है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे आपको कंप्लीट कर दूंगी। तब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि मैं ये एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स लाने वाली हूँ, आर्ट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप इसे स्पीड बढ़ा के कैसे भी देख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में कल लाऊँगी इसके आगे का। तब तक आप ये पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।